हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र साहू और आप सब मेरे साथ पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे समास, जिसमें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास तक हम पढ़ चुके हैं मित्रों। अब हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास और इसके बाद वाली वीडियो में पढ़ेंगे हम बहुव्रीहि समास। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक, वीडियो को ध्यान से देखिए और ध्यान देना मित्रों। द्वंद्व समास के बाद विषय में सुनिए आप। सबसे पहली बात तो आपको ये जाननी है कि समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। यानी क्या हुआ कि इस सामासिक पद का जहां भी प्रयोग किया जाएगा उसमें दोनों ही शब्दों का अर्थ प्रधान रहता है, दोनों ही शब्द मुख्य भूमिका में होते हैं। जैसे मैंने आपको प्रारंभ में भी बताया था कि माता पिता घूमने जा रहे हैं, तो माताजी भी घूमने जा रही है और पिताजी भी घूमने जा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं न कहीं दोनों शब्दों से वास्ता होता है। अगर हम कहें कि राजकन्या घूमने जा रही है तो राजा नहीं जा रहा है, केवल कन्या ही घूमने जा रही है। तो इस प्रकार से उसमें केवल कन्या प्रधान हुआ तो दूसरा पद प्रधान है, जबकि इसमें दोनों ही पद मुख्य भूमिका में होते हैं, दोनों ही पद जो है प्रधान होते हैं। दूसरी बात, दोनों पद प्रधान होते हैं, इसीलिए इस समास को द्वंद्व समास कहा जाता है। द्व यानी दोनों, दोनों ही प्रधान होते हैं, दो से अधिक पद भी हो सकते हैं। ठीक है मित्रों, अभी जो द्वंद्व समास है, इस द्वंद्व समास में तीन प्रकार से हम इसका अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन तीन प्रकार से करते हैं, जिसमें पहला तो प्रकार है इसका इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व है ना, इतरेतर। दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। और तीसरा है समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। समझना, पहले मैं आपको साधारण भाषा में ये समझा दूं कि जिस सामासिक पद का विग्रह और से होता है, माता पिता, माता और पिता, भाई बहिन, भाई और बहिन, चाचा चाची, चाचा और चाची, दिन रात, दिन और रात। तो जिन पदों का विग्रह और से होता है उसमें तो होता है इतरेतर द्वंद्व, और जिन पदों का विग्रह हम या से करते हैं उसमें होता है वैकल्पिक द्वंद्व, और जिसका विग्रह हम पीछे से आदि लगाकर करते हैं, आदि, आदि का मतलब और भी है। आदि का मतलब क्या होता है? और भी है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि बाल बच्चे सब मौज में हैं, तो बाल और बच्चे ही नहीं, बाल बच्चे आदि, यानी बालक है, घर के बच्चे हैं, या उनकी पत्नी है, या घर के और सदस्य हैं, सब पूरा परिवार तो उसमें आ जाता है। तो बाल बच्चों के अलावा और के विषय में भी पूछा गया, इसलिए पीछे क्या लगाते हैं? आदि लगाते हैं। इसीलिए तो समाहार द्वंद्व कहा है। समूह का बोध हो रहा है, बाल बच्चों के साथ साथ और भी जो है उसमें शामिल है, इसलिए इसको समाहार द्वंद्व कहा जाता है। और इसका विग्रह जो है आदि लगाकर किया जाता है। अब ध्यान देना, इस इतरेतर का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है इतर प्लस इतर। इसमें गुण संधि है मित्रों। इतर का मतलब ये अलग और ये अलग, ये अन्य है ना, इतर का मतलब है अन्य, ये अलग है और ये अलग है, दोनों ही मुख्य भूमिका में है, इसलिए दोनों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय और का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, विकल्प शब्द में एक प्रत्यय लगने से बना है वैकल्पिक, अर्थात ऑप्शन। विकल्प यानी क्या होता है? ऑप्शन। हमने कहा कोई मेहमान हमारे घर पे आए, यार चाय पानी पी के जाना, या फिर हमने कहा कि उनसे कि बताओ क्या लाऊं, चाय कॉफी, चाय कॉफी क्या लाऊं? अरे चाय लाऊं या कॉफी लाऊं, दोनों में से एक ही तो चुनना है ना, चाय या कॉफी। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा चाय कॉफी, चाय कॉफी। अब चाय कॉफी का विग्रह क्या होगा? चाय या कॉफी। यानी इसका जब हम जो है विग्रह करेंगे तो या लगाकर करेंगे, और इस शब्द का जब हम प्रयोग करेंगे तो कब करेंगे? अरे दोनों तो एक साथ पिलाई नहीं जाएगी, या तो चाय पिलाई जाएगी या फिर कॉफी पिलाई जाएगी। ठीक है ना। या फिर हम कहते हैं क्या लाऊं, बताओ चाय दूध, चाय लाऊं या दूध लाऊं, दो विकल्प रख दिए ना शब्दों में, तो दो विकल्प में से सामने वाले को एक चुनना है। अरे व्यापार में लाभ हानि तो होते रहते हैं, या तो लाभ होगा या फिर हानि होगी। खेल में हार जीत चलती रहती है, या तो हार होगी या फिर जीत होगी। तो इस प्रकार से जहां पर दो विकल्प रख दिए जाते हैं उनमें जो समास होता है वो कौन सा होता है? वैकल्पिक द्वंद्व होता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा अरे पूजा में फल फूल चाहिए भैया, क्या चाहिए? फल फूल। तो केवल फल और फूल ही नहीं चाहिए,
इसके अलावा जैसे कि पंचमेवा है या कोई पुष्प है या कोई धूप बत्ती है या कोई कपूर है, वो सब उसी में तो आ गए ना, फल और फूल में। तो फल भी हैं, फूल भी हैं और भी सुगंधित द्रव्य हैं या पंचमेवे हैं, वो सब उसमें शामिल है। इसलिए ये दोनों शब्द जो है, ये यहां तक बात खत्म नहीं, इसमें और भी कुछ भरा हुआ है भाव, है ना, और भी शब्द इसमें, इसलिए इसको समाहार द्वंद्व कहा जाता है। यानी दो शब्दों का इस प्रकार से प्रयोग किया जाए जिनमें और भी कुछ शामिल हो, वहां पर समाहार द्वंद्व होता है। अब ध्यान देना, मैं अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका विग्रह हम तीनों प्रकार से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द को ले लीजिए, दाल रोटी, दाल रोटी, दाल रोटी। अब इस शब्द का विग्रह हम और लगा के भी कर सकते हैं, दाल और रोटी, ठीक है, दाल और रोटी। अब ध्यान देना, मान लीजिए कि खाना कोई अंदर कोई खाना बना रहा है, अब अंदर से कोई और बाहर बैठ के कोई खाना खा रहा है, अंदर से आवाज क्या लाऊं, दाल रोटी। तो उसके कहने का मतलब ये है कि दाल लाऊं या फिर रोटी लाऊं। तो ये वाक्य में प्रयोग होने पर विकल्प सामने आया, अन्यथा दाल रोटी का विग्रह क्या करेंगे, दाल और रोटी। तो इसका विग्रह हम वाक्य में प्रयोग के अनुसार क्या कर सकते हैं, दाल या रोटी भी कर सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए किसी ने पूछा और क्या हाल चाल है, सब बढ़िया है यार, दे रहा है भगवान दाल रोटी। तो केवल भगवान दाल और रोटी थोड़ी दे रहा है, दाल रोटी का मतलब है कि जो है आजीविका बढ़िया चल रही है, दाल भी मिल रही है, खाना मिल रहा है, कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, अच्छा मकान है। तो दाल रोटी में पूरे और भी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति इसमें शामिल है। तो इसका विग्रह हम दाल रोटी आदि भी कर सकते हैं। तो इसका जो है वाक्य में प्रयोग के अनुसार भी समास चलता है कि वाक्य में उसका प्रयोग किस प्रकार से हुआ है। दे रहा है भगवान दाल रोटी, मतलब दाल रोटी आराम से बढ़िया चैन से खा रहे हैं, यानी आजीविका भी चल रही है, पहनने के लिए वस्त्र भी मिल रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। इसमें और भी कुछ भरा हुआ है ना, इसलिए समाहार द्वंद्व है। क्या लाऊं, दाल रोटी, अरे दाल लाऊं या फिर रोटी लाऊं। तो यहाँ विकल्प हो गया, ऑप्शन हो गया, तो यहाँ पर वैकल्पिक द्वंद्व के अनुसार हमने विग्रह कर दिया। अब ध्यान देना, बाकी जो है और का कहां पर, जब दोनों शब्द मुख्य भूमिका में हो और दोनों ही शब्द उस पर अर्थ निर्भर करता हो, तो फिर वहां पर कौन सा द्वंद्व होता है, इतरेतर द्वंद्व होता है। ये मुख्य प्रकार का द्वंद्व भी माना जाता है। अब ध्यान देना, हम इसके अलग अलग उदाहरण देख लेते हैं। हम शब्द तो हमारे पास बहुत हैं, घर आंगन। अब देखिए आप, घर आंगन, घर आंगन, घर आंगन। अब बताओ, अरे आज तो मैं घर आंगन की सफाई करके आया हूं। तो केवल घर की और आंगन की नहीं, उसमें और भी शामिल है। उसमें जैसे कि हमारे अलमारियां हैं, अलमारी है, या कोई हमारे छोटे छोटे जो है उनको हम बोलते हैं आड़े, आड़े बोलते हैं, आड़े, हाँ कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये भी तो उसमें शामिल हो गए ना, घर आंगन में। कपड़े लत्ते, कपड़े लत्ते में और भी तो शामिल है, कपड़े भी हैं, कपड़े लत्ते तो पर्यायवाची हैं। तो कपड़े लत्ते के साथ साथ जो है उसमें और भी सामान, और भी जो है वस्त्र आ सकते हैं, जैसे रजाई की खोलियां हैं, रजाई के वस्त्र है, या कोई चादर वगैरह है, तो ये भी तो शामिल है कपड़े लत्ते में। तो इस प्रकार से इसमें और जब शब्द का प्रयोग इस प्रकार किया जाए, जब उसमें कुछ और भी शामिल हो जाए, तो वहां समाहार द्वंद्व होता है। तो इस प्रकार से आप बात समझ गए होंगे। अब हम जो है इनके उदाहरणों की बात कर लेते हैं, द्वंद्व समास के उदाहरण देख लेते हैं हम, ठीक है। तो पहले समझने का प्रयास करें और समझने के बाद फिर हम उन चीजों को, उनके उदाहरणों को हल करें, तो आपके बात आसानी से समझ में आती हुई चली जाएगी। बताओ और से कौन कौन से, जलवायु, जल और वायु अच्छा शब्द है, जलवायु, जल और वायु। शीतोष्ण शब्द का समास विग्रह शीत और उष्ण भी होता है, और शीत है जो, उष्ण है जो, कर्मधारय समास के अनुसार भी इसका विग्रह होता है। तो अगर दोनों ही विकल्प में हो तो इसमें कर्मधारय समास मानते हैं, कर्मधारय विकल्प में न हो तो शीतोष्ण को हम क्या करते हैं, शीत और उष्ण। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। लाभ हानि, लाभ या हानि। जीवन मरण, जीवन या मरण। हानि लाभ जीवन मरण। यश अपयश सब विधिहा, यश या अपयश। अरे भैया अच्छा काम करें, संसार में यश अपयश चलते रहते हैं, या तो यश मिलेगा या फिर अपयश मिलेगा। तो इस प्रकार से और से विग्रह होता है, या से विग्रह होता है, आदि से होता है ना। कपड़े लत्ते, कपड़े लत्ते आदि, ठीक है। चाय पानी, चाय पानी आदि, इसमें नाश्ता भी शामिल है। घर आंगन, घर आंगन आदि, इसमें और भी घर के जो है कोने वगैरह सब, अलमारियां वगैरह सब शामिल है, ठीक है। बाल बच्चे, बाल बच्चे आदि, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनका विग्रह करते हैं। आइए अब इनको उदाहरणों से और अच्छी तरीके से जान लेते हैं। आप उदाहरणों को एक एक उदाहरण के ध्यान, इतरेतर द्वंद्व के कुछ उदाहरण देखते हैं यहाँ पर। विग्रह तो बहुत आसान है। शुभ लाभ,
इसका विग्रह होगा शुभ और लाभ। दाल रोटी, दाल और रोटी। धनुर्बाण, धनुष और बाण। राधा कृष्ण, ये अच्छे शब्द हैं। हमारे मस्तिष्क में कहीं ना कहीं ये बैठा हुआ है कि भगवान का नाम जहां आ जाए, पहले से पढ़ाया जाता है भगवान का नाम जहां आ जाए वहां बहुरी समाज जोड़ दिया करो ना। तो ये सब इस प्रकार के पूर्वाग्रह से हम मुक्त रहें। पहले हमें क्या पढ़ाया गया है, स्कूल में हमें क्या बताया गया है, अब थोड़े सिद्धांतों पर, नियमों पर चलें, है ना। पहले की जो बातें हैं वो थोड़ी सी हमें कहीं ना कहीं इग्नोर करनी पड़ेगी और नए तरीके से पढ़ें, नए तरीके से पढ़ें। तो राधा कृष्ण है, यहाँ पर राधा और कृष्ण है, ठीक है, कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है। हरि हर, हरि यानी विष्णु, हर यानी शिव, तो हरि और हर। हाथी घोड़ा पालकी, मैंने कहा था ना 3 पद भी आ सकते हैं, हाथी घोड़ा और पालकी। सब्जी पूड़ी, सब्जी और पूड़ी। कचौरी समोसा, कचौरी और समोसा, हाँ मुंह में पानी आ रहा है ना, कचौरी और समोसा। आयात निर्यात, आयात और निर्यात। आवागमन, इसका विग्रह होगा आगमन और गमन, ठीक है, दोबारा सुनिए, आगमन और गमन। आगमन यानी आना और गमन यानी जाना। जलवायु, जल और वायु। शीतोष्ण, शीत और उष्ण। शीत है जो, उष्ण है जो, ये भी होगा कर्मधारय समास के अनुसार, ठीक है। आगे देख, गाय भैंस, गाय और भैंस। आन बान शान, आन बान और शान। अन्न जल, अन्न और जल, ठीक है। और तो सब हमने पढ़ी रखे हैं, कौन से, माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, चाचा चाची, चाचा और चाची, नाना नानी, नाना और नानी। तो ये सब इसमें और से जिनका विग्रह होता है उसमें द्वंद्व समास होता है। अब हम देखते हैं कुछ समाहार द्वंद्व के उदाहरण या फिर वैकल्पिक। पहले वैकल्पिक द्वंद्व देख लेते हैं, उसके बाद हम समाहार द्वंद्व देखेंगे। आपका समय व्यर्थ न जाए इसलिए मैंने पहले उदाहरण लिख दिए, अब देखते हैं अपन, है ना। ये है वैकल्पिक द्वंद्व। अच्छा, वैकल्पिक द्वंद्व में एक पहचान और है, इसके जो उदाहरण होते हैं मित्रों वो परस्पर विलोम होते हैं। परस्पर क्या होते हैं, विलोम होते हैं। आप आसानी से इसको पहचान सकते हो, ये परस्पर एक दूसरे के परस्पर विलोम होते हैं। देखो, हानि का विलोम है लाभ, न कि शुभ, है ना। बहुत से शुभ का विलोम लाभ लिख देते हैं, अरे शुभ का विलोम तो अशुभ होता है, लेकिन हमारी आदत में आया हुआ है ना, कुछ शब्द तो हमारी आदत की वजह से गलत हो जाते हैं। भाषा में ये तो देखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा पहले कि हम एक साथ जो है फ्लो में चलते थे, फ्लो में चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, काका काकी, पापा पापी, एक साथ फ्लो में अपन गलत बोल गए ना विलोम। तो कहीं न कहीं हमारे मस्तिष्क में जैसे हमने रट रखा है ना, उसी फ्लो में हमारे अंदर शेव हो रहा है। तो शुभ लाभ हमारे बोलने में खूब हमारे अभ्यास में आया हुआ शब्द है। तो हम अधिकतर क्या करते हैं, शुभ का विलोम लाभ कर देते हैं। अरे भैया, लाभ का विलोम हानि होता है, या तो लाभ या हानि, ठीक है ना। और इनका जब भी प्रयोग किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, अरे यार जीवन मरण, ये तो ईश्वर के हाथ में, या तो जीवन है या फिर मरण है ना। व्यापार में हानि लाभ चलता रहता है, या तो हानि है या फिर लाभ है, ठीक है। खेल में हार जीत होती रहती है, या तो हार होगी या फिर जीत होगी, दोनों एक साथ कैसे होंगे ना। दोनों में से एक विकल्प सामने आएगा ना, पाप पुण्य, पाप या पुण्य। इसका विग्रह हम पाप और पुण्य भी कर सकते हैं। हाँ ना, अरे जवाब दीजिए ना, हाँ ना, तो कुछ कहिए, कुछ तो कहिए, जवाब दीजिए हाँ ना, यानी हाँ या ना। ऐसे तो विग्रह होगा ना। गुण दोष, मनुष्य में गुण दोष पाए जाते हैं, गुण भी है और दोष भी है, तो इस प्रकार से और से भी विग्रह हो जाएगा, है ना। गुण या दोष भी हो जाएगा। भला बुरा, भला या बुरा। राग द्वेष, राग या द्वेष। चराचर, चर या अचर। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, ठीक है। तो इन सब का विग्रह किससे होगा मित्रों, या से होगा, है ना। अब कभी भी एग्जाम में जो है इस प्रकार से नहीं पूछा जाता कि इसमें इतरेतर द्वंद्व है या समाहार द्वंद्व है या वैकल्पिक द्वंद्व है। बस आपके बात समझ में आनी चाहिए कि इसमें द्वंद्व समास है और द्वंद्व समास का विग्रह किस प्रकार से होता है। अब देखते हैं हम समाहार द्वंद्व के कुछ उदाहरण, जिससे आपके पूरा द्वंद्व समास स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए मित्रों, समाहार द्वंद्व के उदाहरण। अब ध्यान देना, समाहार का मतलब क्या है, शब्दों पर गौर करें आप। इन जितने भी शब्दों का प्रयोग कभी किसी वाक्य में किया जाएगा तो केवल इन 2 शब्दों के लिए ही नहीं, अपितु इनमें कुछ और भी जो है छिपे हुए रहते हैं, यानी इनके प्रयोग में कुछ और भी समाहित रहता है, इसलिए इनको समाहार द्वंद्व कहा जाता है। अरे मेले में धक्का मुक्की तो होती रहती है, यानी धक्का या फिर मुक्की। अरे भैया, लातें भी तो चलती रहती है, किसी की लात भी लग जाती है, किसी की ठोकर भी लग जाती है, तो धक्का मुक्की में लातें ठोकर सभी तो शामिल है ना, ठीक है ना। इसलिए इसका विग्रह कैसे करेंगे, धक्का मुक्की आदि, सबके पीछे क्या जोड़ देंगे, आदि जोड़ देंगे।
ले चलो चलो भैया चलो बाजार से कपड़े लत्ते लेके आते हैं, तो केवल कपड़े और लत्ते तो एक दूसरे के पर्यायवाची, लेकिन कपड़े, साड़ी, है ना, टी शर्ट, पाजामे सब उसी में तो आ गए ना, इसलिए आदि लगाया जाएगा, कपड़े लत्ते। घर आंगन की सफाई करनी है, घर भी साफ करना है, आंगन भी साफ करना है, अलमारियां भी साफ करनी है, तो सभी तो शामिल है ना, सभी समाहित है, बाल बच्चे सब मौज में तो है ना, बालक भी, बच्चे भी, बाबी जी भी, और घर की और सदस्य भी, तो सभी शामिल है ना। बहू बेटी आदि, अब बहू बेटी में और भी जो है सभी महिलाएं शामिल हो जाती है। झाड़ फूंक आदि, तो झाड़ना फूंकना आदि, तो कंडे डोरे भी इसी में आ गए ना, झाड़ना फूंकना आदि। पेड़ और पौधे या फिर पेड़ पौधे आदि, ठीक है। चाय पानी पी के जाना यार, केवल चाय और पानी थोड़ी पिलाया जाएगा, हो सकता है नाश्ता भी आ जाए, है ना, तो चाय पानी आदि। अरे भैया मरीज के लिए दूध दलिया खिला दो, केवल दूध और दलिया ही नहीं, इसमें हो सकता है राबड़ी भी आ जाए, इसमें हो सकता है खिचड़ी भी आ जाए, तो इनका प्रयोग ऐसा होता है जिसमें और भी चीजें शामिल हो जाती है। हाथ पांव धो के आ रहा हूं, केवल हाथ और पांव ही धोए जाएंगे क्या, मुंह नहीं धोया जाएगा क्या, मुंह भी तो शामिल है ना, तो हाथ पांव आदि। धन दौलत आदि, कीड़े मकोड़े कीड़े आदि, कीड़े सभी प्रकार के कीड़े आ गए उसमें ना, रोक टोक रोकना आदि। भूत प्रेत, चुड़ैल भी तो इसी में शामिल है ना, तो भूत प्रेत है ना, तो आदि। चाय वाय पी के जाना यार, चाय आदि। पानी वानी पी के जाना, ये इस प्रकार की इसमें ये जो निरर्थक शब्द माने जाते हैं ना, वाय वाणी आस, है ना, तो चाय वाय इसका विग्रह से होता है चाय आदि। पानी वानी पानी आदि, आस पास पास आदि, रहन सहन रहना आदि। इस प्रकार से इनका विग्रह किया जाता है, और इस सब में जो है द्वंद्व समास होता है। इनके बीच में हो सकता है कि ये योजक चिन्ह आ जाए, हो सकता है नहीं भी आए, जैसे हमने चराचर शब्द पढ़ा है, धर्म पढ़ा है, ठीक है, धनुर्बाण शब्द पढ़ा है, हो सकता है योजक आ जाए, हो सकता है योजक ना आए। अच्छा, योजक चिन्ह कहाँ आता है, या तो आता है ये रूपक अलंकार में, पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो। अगर एक उपमेय है और एक उपमान है तो वहां पर द्वंद्व समास नहीं बना। बहुत से क्या करते हैं कि इस योजक चिन्ह को देखकर द्वंद्व समास भर देते हैं, जो कि गलत है। ये कहाँ आ सकता है योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह 2-3 जगह आता है। एक तो किसी शब्द की पुनरावृत्ति पर, जैसे धीरे धीरे, तो धीरे के बाद और धीरे, अगर किसी एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हो, बीच में योजक चिन्ह लगा हो, तो उसमें तो अव्यय भाव समास हो जाता है। या फिर रूपक अलंकार में, जैसे प्रेम रतन, राम रतन धन पायो, ठीक है ना, अश्रु मोती, तो आंसू रूपी मोती। अगर रूपक अलंकार के लिए इस प्रकार के शब्द आते हैं तो वहां रूपक अलंकार होता है, उसमें द्वंद्व समास नहीं होता है। तो फिर अब बचा तीसरा प्रयोग योजक का, वो या तो विलोम शब्दों के बीच आता है या इस प्रकार के शब्दों के बीच आता है, वहां पर या फिर 2 शब्दों को जोड़ने के लिए आता है। तो जहां 2 शब्दों को जोड़ने के लिए योजक शब्द आए, वहां पर जो है जैसे कि माता और पिता दोनों ही मुख्य भूमिका में हो, या फिर विलोमीय शब्दों के बीच में आए, तब वहीं पर द्वंद्व समास मानते हैं। तो याद रखना, पुनरुक्त शब्दों में योजक चिन्ह आए तो वहां द्वंद्व समास नहीं होगा। रूपक अलंकार वाले शब्दों में अगर योजक चिन्ह आए तो वहां द्वंद्व समास नहीं होगा। बाकी में अगर इस प्रकार से आता है तो वहां पर द्वंद्व समास होगा। तो आप इन उदाहरणों को ध्यान से देखें और कुछ नए उदाहरण सोच कर, किसी किताब से देखकर नहीं, सोच कर अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करें। हम जितना करके सीखेंगे उतना ही अधिक स्थायी हमारी स्मृति में रहेगा मित्रों। और थोड़ा सा क्या है, हम मेहनत करना सीखें, है ना, अपनी मेहनत करना सीखें, सोचना सीखें। जितना हम सोचेंगे, जितनी मेहनत हम करेंगे ना, उतना ही हमारे मस्तिष्क की क्षमताएं बढ़ती है। जैसे शरीर को पुष्ट करने के लिए व्यायाम किया जाता है, उसी प्रकार से मस्तिष्क को पुष्ट करने के लिए विचार किए जाते हैं, चिंतन किया जाता है, सोचा जाता है, तो हमारी मस्तिष्क की क्षमताएं बढ़ती हुई चली जाती है। तो ठीक है मित्रों, आशा करता हूं कि आपको पढ़कर अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।